नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। आज से हम आगामी होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे बीपीएससी टीचर हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपी पेट हो गया, एसएससी, यूपीपी, यूपीएसआई, ठीक है दोस्तों, ऐसी कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो, चाहे स्टेट लेवल की हो, ये दोस्तों क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बढ़ते दोस्तों अपने प्रश्नों की तरफ। तो उससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक कर लें और साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थीं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी? तो चौड़ी और सीधी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो रावी और सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि दोस्तों आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, तो इसलिए दोस्तों उसको अज्ञात कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो दोस्तों वो था चंदूदड़ो, ठीक है। चंदूदड़ो जो है इसकी दोस्तों खुदाई कब हुई थी? तो इसकी खुदाई 1931 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1931 में इसकी खुदाई हुई थी। अभी दोस्तों पूछे कि किसने करवाई थी? ये दोस्तों गोपाल मजूमदार ने करवाई थी। क्लियर दोस्तों, यह बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर था चंदूदड़ो, ठीक है। अभी दोस्तों ये अक्सर पूछ लेता है कि दोस्तों चंदूदड़ो से कौन कौन साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो चंदूदड़ो से दोस्तों जितने भी मेकअप के सामान हैं, ठीक है, मेकअप के जितने भी सामान हैं यहाँ चंदूदड़ो से मिले हुए हैं। जैसे दोस्तों गुड़िया हो गया, लिपस्टिक हो गया, शीशा, मनका, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का चित्र पाया गया है, ठीक है। बाकी जो पूछेगा दोस्तों कि चंदूदड़ो से जितने भी मेकअप के सामान, शीशा, कंघी, लिपस्टिक, ठीक है, कंघा, मनका, ठीक है, ये सब दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये चंदूदड़ो से प्राप्त हुए हैं, ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो धान्यागार है, ठीक है दोस्तों। यानी कि इसमें धान्यागार, इसमें दोस्तों क्या था? अनाज इसमें रखे जाते थे, ठीक है, धान्यागार में। अगला क्वेश्चन है कि विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? यानी विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, ठीक है दोस्तों। यानी कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई थी? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है 1921 ईस्वी में, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1931 ईस्वी में किसने करवाई थी? तो राखाल दास बनर्जी ने करवाई थी, राखाल दास बनर्जी ने करवाई थी, ठीक है। अभी दोस्तों मोहनजोदड़ो पूछो इस समय है पे कहाँ? तो इस समय जो है पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में स्थित, ठीक है। अभी दोस्तों वो पूछे मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है, क्लियर दोस्तों। अभी मोहनजोदड़ो से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो इसको हम जानते हैं, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे अन्नागार, सूती वस्त्र, सबसे लंबी सड़क, सभागार, पशुपति शिव। यहाँ पे सबसे मेन जो है दोस्तों, यहाँ पे कांसे की नर्तकी जो है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। एक बात और है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो। यहाँ पे घर में कुआं, पुरोहित आवास, ठीक है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किस मूर्ति की थी? सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति की थी? तो दोस्तों नृत्य करती हुई बालिका की थी, नृत्य करती हुई बालिका की। आगे दोस्तों कि देवी माता की पूजा संबंधित किससे थी? देवी माता की पूजा जो है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल है। अभी दोस्तों लोथल के दोस्तों पूछे दरवाजे किस तरफ खुलते थे? तो दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे, ठीक है। यहीं से दोस्तों गोदीवाड़ा मिला है, ठीक है। गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है?
तो लोथल से मिला है। ठीक है। अब दोस्तों लोथल में ही एक चीज़ है सती प्रथा। सती प्रथा का प्रतीक दोस्तों लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो है 100 में यानी कि युगल 100 मिले हुए हैं, यानी कि एक ही साथ में 2-2 100 मिले हुए हैं, जोड़े 100। ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था, तो सिंधु घाटी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी तो कृषि थी। ठीक है। आगे है कि सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा, टेराकोटा दोस्तों क्या था, तो टेराकोटा दोस्तों उस समय की मिट्टी के सिक्के थे। सिंधु घाटी सभ्यता के सिक्के थे जो कि मिट्टी के बने हुए थे। ठीक है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों कौन सा जानवर जो विद्यमान नहीं था, तो उसमें गाय विद्यमान नहीं थी। ठीक है। आगे दोस्तों देवी माता की पूजा संबंधित किससे थी। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ देवी माता की पूजा संबंधित थी। आगे है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन कौन सा था, तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और इसके उत्पाद थे। ठीक है। जैसे दूध हो गया, दही हो गया, ठीक है, मट्ठा हो गया, दूध से जितने भी दोस्तों उत्पाद होते थे, तो ये दोस्तों उनकी सेवन जो करते थे वैदिक आर्यों। ठीक है। आगे एक निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग लाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था, तो दोस्तों जौ था। ठीक है। जौ सबसे पहले दोस्तों कृषि के साथ जो मिले थे, सबसे पहले जो है जौ हुआ था, उसके बाद गेहूँ। ठीक है। अभी दोस्तों पूछे चावल, तो चावल दोस्तों सबसे पहले जो चावल का साक्ष्य मिला था, ये इलाहाबाद के कुलडीहवा नामक स्थान से मिला था। ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था, तो सबसे पहले तांबा का। ठीक है। सबसे पहले तांबा का प्रयोग हुआ था। वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे है कि आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। इसलिए जो है आर्य पूर्वों के साथ सफल संघर्षों में सफल रहे। अगला क्वेश्चन कि आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने रथों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। कि उन्होंने घोड़ों द्वारा, आगे है कि आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने घोड़ों के साथ चलाए जाए रथों का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों। आगे है कि आरंभिक वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था आधारित किस पे थी। आरंभिक वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था आधारित किस पे थी, तो व्यवसाय पर। ठीक है। आगे है कि आर्यों की एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन सा था। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन जो है मैक्स मूलर विद्वान। कि कौन था दोस्तों, मैक्स मूलर विद्वान जो है कि आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन था। ठीक है। आगे है कि आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है, तो ये सप्त सिंधु के करीब में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार यानी कि मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार यानी कि मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी, तो समिति और सभा जो है ये मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। ठीक है दोस्तों। आगे है कि वैदिक युग में राजा और अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे, तो उस समय जो कर वसूला जाता था उसका नाम था बलि। ठीक है। उस समय जो राजा अपने प्रजा से बलि नामक कर वसूलते थे। ठीक है। आगे है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के, ठीक है, ऋग्वेद से लिया गया है।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्न से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो गार्गी ने। ठीक है, आगे दोस्तों जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? ये दोस्तों लुम्बिनी में। ठीक है, कहाँ पे? लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है अशोक मौर्य का जो है रोमिन देई स्तंभ जो है ये गौतम बुद्ध के जन्म स्थान के बारे में अंकित करता है। आगे कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध जो है शाक्त वंश से संबंधित थे। ठीक है, अब दोस्तों पूछेगा कि अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? यानी कि प्रथम बौद्ध संगति जो है कहाँ पे आयोजित की गई? तो राजगृह में। ठीक है दोस्तों, तो उस समय राजा कौन था राजगृह में? तो उस समय अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु। अभी पुरोहित पूछेगा तो पुरोहित जो है महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप। ठीक है, अभी कहाँ पे हुई थी? तो दूसरी बौद्ध संगति जो है वैशाली में हुई थी। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। तो उस समय राजा दोस्तों कौन था? तो कालाशोक। ठीक है, कालाशोक जो है उस समय राजा थे। ठीक है, अब पुरोहित के बारे में पूछिए दोस्तों तो साबका मीर। कौन था दोस्तों? साबका मीर। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? तो राजगिरी में, दूसरी वैशाली में हुई थी। ठीक है, अब किसने करवाया दोस्तों? कालाशोक। उस समय पुरोहित कौन था? तो साबका मीर था। ठीक है, और क्वेश्चन है कि पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो हर्ष ने किया था। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, आगे है कि बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। ये वर्ग कौन से थे? तो ये स्त्रियाँ एवं शूद्र थे। ठीक है, आगे है कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने पहला प्रवचन जो है सारनाथ में दिया था। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे ये बुद्ध के काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो प्रारंभिक बौद्ध धर्मों की ग्रंथ की रचना जो है ये पाली पाठ में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे है कि आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? आरंभिक बौद्ध साहित्य जो है किस भाषा में रचे गए हैं? ये पाली भाषा में रचे गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? तो पाली भाषा में। ठीक है, आगे कि बौद्धों के पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है? तो बौद्धों के पवित्र ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक। क्या दोस्तों? त्रिपिटक है। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आगे है कि बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? ये दोस्तों उनके जन्म से संबंधित है। ठीक है, यानी कि बुल उनके जन्म से संबंधित है। ठीक है, आगे है कि भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ये नालंदा में हुई थी। ठीक है, आगे है कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को प्रबोध जो है ये बोध गया में प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे है कि बुद्ध धम्म और संघ मिलाकर क्या कहलाते हैं? बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो ये त्रिरत्न कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है। इच्छा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। ठीक है, आगे है कि बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना क्या कहलाते हैं? कि बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार
छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? उसको स्तूप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। आगे है कि बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? कि बुद्ध की जो मृत्यु है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है। आगे है कि भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? ये बुद्ध के युग में। ठीक है दोस्तों, आगे है कि महावीर कौन थे? तो महावीर अगला क्वेश्चन है कि महावीर कौन थे? तो महावीर जो है दोस्तों ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है। आगे है कि भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो भारत में जैन धर्म का संस्थापक महावीर स्वामी। ठीक है दोस्तों, अगर बीठे दोस्तों। ठीक है। आगे है कि वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण जो है ये पावापुरी में प्राप्त किया था। ठीक है। आगे है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को अंग कहते हैं। ठीक है। आगे दोस्तों, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? ठीक है दोस्तों, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना द्वारा दोस्तों अपने प्राण को त्याग दिए थे। किस विधि से? संलेखना विधि से। ठीक है दोस्तों, आगे है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है तो श्रवण बेलगोला में, यानी कि कर्नाटक में। ठीक है। आगे है कि भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। तो भारत में सबसे पुराना लौह युग जो है इस चित्रित धूसर यानी मृद भांडों के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। आगे है कि 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? ये लौह का विशाल भंडार था। आगे है दोस्तों, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो बिंबिसार था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है कि उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों कौन था? तो मगध। ठीक है। मगध ने तो सबसे पहले दोस्तों हाथियों का इस्तेमाल किया था। ठीक है। आगे कि सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो सिकंदर महान का शिक्षक अरस्तु था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा संस्कृत थी। ठीक है दोस्तों, आगे है कि हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक या पितामह कहा जाता है। आगे है कि अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी कहाँ पे? तो हाइडेस्पिटीज यानी कि झेलम का युद्ध हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी कहाँ पे? तो हाइडेस्पिज यानी कि झेलम के युद्ध हुआ दोस्तों, तो उसमें पोरस और सिकंदर के बीच दोस्तों संधि हुई थी। तो उसे दोस्तों झेलम की संधि या हाइडेस्पिज की संधि का। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? तो पोरस की सेना ने सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महाभाष्य लिखा गया था। तो महाभाष्य जो है पतंजलि ने लिखा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा संस्कृत भाषा थी। ठीक है। आगे है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? तो बिंदुसार बैठा था। ठीक है। आगे है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। ठीक है दोस्तों, आगे है कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति जो है ये तक्षशिला में थी। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे कहाँ पे? तो श्रवण बेलगोला यानी कि कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन जो है कलिंग युद्ध में, ठीक है, कलिंग युद्ध से परिवर्तन हुआ। आगे है कि देवानाम्बरीपरी के नाम से कौन विख्यात है। देवानाम्बरीपरी के नाम से अशोक विख्यात है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों को उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है। किसने दोस्तों, ये शिला राजा देश जो है अगला दोस्तों, किस शिलालेख राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है। ये शिला राजा देश जो है 13 नंबर के थे वो है, ठीक है। आगे है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन सा था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत मैगस्थनीज था, ठीक है। मैगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत, ठीक है। आगे है इंडिका किसने लिखी। इंडिका मैगस्थनीज ने लिखी, ठीक है। मैगस्थनीज दोस्तों मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम भी था, ठीक है। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था, मैगस्थनीज। मौर्य दरबार में भेजा गया पहला यूनानी राजदूत कौन था, मैगस्थनीज था। इंडिका किसने लिखी, तो इंडिका जो है मैगस्थनीज ने लिखी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने उपगुप्त नामक साधु से मिलकर, ये बौद्ध साधु जो हैं उपगुप्त, इनसे मिलकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विधा केंद्र से संबंधित था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विधा केंद्र से संबंधित था, तो किससे, तक्षशिला से, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था, ये 261 BC पूर्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है, तो अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव जो है इस शिलाओं पर उत्कीर्णित 13वें राजा देश में मिलता है। आगे है कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न से कौन सा था। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र जो है उस समय तक्षशिला था, ठीक है। आगे दोस्तों कि अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थे, ठीक है दोस्तों। आगे है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो अर्थशास्त्र की रचना जो है कौटिल्य या विष्णुगुप्त, उसी को चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। अर्थशास्त्र की रचना जो है कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ठीक है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख से किस लिपि में खुदे हुए हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं, तो ब्राह्मी लिपि में। अगला क्वेश्चन है निम्न से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था, तो ये 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था, ठीक है। आगे दोस्तों कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था, तो जो है अशोक को, ठीक है, अशोक को शिलालेखों का जनक या राजा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था, तो अगला क्वेश्चन किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था, तो अशोक, ठीक है दोस्तों। आगे है कि मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था, तो ये जिला प्रशासक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज पर शासन किया। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज पर शासन किया, तो दोस्तों ये शुंग वंश ने किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मिलिंद पनाह क्या है। मिलिंद पनाह क्या है, तो मिलिंद पनाह जो है ये बौद्ध पाठ है, ठीक है।
आगे है कि चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो ये दोस्तों कनिष्क के राज चिकित्सक थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो ये गंधार कला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम जो है ये कनिष्क था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? तो ये 78वें ईस्वी पूर्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शक संवत किसने और कब शुरू किया था? शक संवत किसने और कब शुरू किया था? ये कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? तो दोस्तों कनिष्क था। ठीक है, कनिष्क जी बौद्ध धर्म का संरक्षक और कुषाण शासक था। अगला क्वेश्चन है कि कला की गंधार शैली किसके शासन काल में पनपी थी? कला की गंधार शैली किसके शासन काल में पनपी थी? ये दोस्तों कनिष्क के शासन काल में पनपी थी। आगे है कि भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को सम्मिलित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को सम्मिलित करने वाली कला शैली का नाम क्या है? ये गंधार कला शैली है। ठीक है दोस्तों, आगे कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार थे। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार थे कि नागार्जुन और अश्वघोष थे। अगला क्वेश्चन है कि राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? ये कलिंग के शासक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातवाहन का सबसे बड़ा शासक जो है ये गौतमी पुत्र सातकर्णी था। ठीक है दोस्तों, यानी सातवाहन का सबसे बड़ा शासक जो है ये गौतमी पुत्र ये सातकर्णी था। ठीक है दोस्तों, तो सातवाहनों ने ही दोस्तों शीशे के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, सातवाहन वंश जो है ये शीशे के सिक्के चलाए थे। ठीक है दोस्तों, आगे कि पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक जो है ये श्रीगुप्त था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ अगला क्वेश्चन है कि महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? ये गुप्त शासक ने स्तंभ किया। ठीक है, अगला दोस्तों कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह दोस्तों कौन था? ये चंद्रगुप्त सेकंड थे। ठीक है, आगे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से जाना जाता था? तो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो गुप्त काल के चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? गुप्त काल में चांदी के सिक्के को ये दोस्तों रुपयक कहा जाता था। क्या दोस्तों? रुपयक कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिच्छवी दहिद्र किसे कहते हैं? तो दोस्तों समुद्रगुप्त को लिच्छवी दहिद्र कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन भी दोस्तों किसको कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार जो है ये हुरो द्वारा समाप्त हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? अभी बताया दोस्तों कौन था? तो समुद्रगुप्त था। ठीक है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। आगे की भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग था। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग जो है ये गुप्त काल को कहा जाता था। ठीक है, आगे दोस्तों गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा जो हैं ये सोने के सिक्के चलाए गए थे। ठीक है दोस्तों, अभी पूछेगा सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो सबसे पहले सोने के सिक्के जो है दोस्तों यूनानियों ने चलाया था। ठीक है, यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे और सबसे ज़्यादा अशुद्ध सोने के सिक्के दोस्तों जो हैं ये दोस्तों गुप्त काल में चलाए गए थे।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था। प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था। ये 1319 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों। आगे के इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है। ये समुद्रगुप्त की जो कि उपलब्धियां वर्णित है। ठीक है। आगे है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था। इलाहाबाद स्तंभ जो है, जो शिलालेख जो है हरिसेन ने बनवाया था। किसने दोस्तों। हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को बनवाया था। आगे दोस्तों कि फैहान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो फैहान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन जो है ये विष्णु शर्मा ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मेघदूत का लेखक कौन है। तो मेघदूत का लेखक जो है ये कालिदास है। ठीक है दोस्तों। आगे है तो आगे है कि प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना पहला परामर्श किसके दरबार में दिया था। तो प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक जो है धन्वंतरी ने अपना पहला परामर्श जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिया था। ठीक है दोस्तों। आगे है कि वराहमिहिर कौन थे। तो वराहमिहिर जो हैं एक प्राचीन खगोलविद थे। ठीक है। इंग्लिश में बोले दोस्तों तो एस्ट्रोनॉमर थे। आगे है किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं जो है निर्मित की गई दोस्तों। ये गुप्त काल के शासनकाल में अजंता की गुफाओं को निर्मित किया गया था। आगे है कि संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र जो है ये अरिकमेरू था। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा में गुफा एवं सिलोटकड़ी मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। एलोरा में गुफा एवं सिलोटकड़ी मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हिंदू, बौद्ध और जैनों का, यानी ठीक है दोस्तों, यानी तीनों धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। कहाँ पे। एलोरा की गुफाओं में। ठीक है। आगे है चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया था। चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण जो है ये विद्यालय ने किया था। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था। ये राजेंद्र चोल थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है। अधिकांश चोलकालीन मंदिर जो है ये शिव को समर्पित है। आगे है दोस्तों राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी जो है दोस्तों कहाँ पे थी। तो मान्यखेट में। ठीक है। आगे है एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण ये कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है दोस्तों। आगे है कि एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है। एलोरा में दोस्तों प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये राष्ट्रकूट शासक कृष्णदेव प्रथम ने करवाया था। ठीक है। आगे दोस्तों एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर कहाँ पे है। तो एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर जो है हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों का है। ठीक है। आगे है कि महाबलीपुरम के सप्त पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं। महाबलीपुरम के सप्त पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं। ये पल्लवों के जो है दोस्तों साक्षी हैं। आगे है कि किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लव और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। ये दोस्तों महेंद्र वर्मन फर्स्ट के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पुलकेशिन सेकंड किसका महानतम शासक था। पुलकेशिन सेकंड जो है ये वातापी के चालुक्य वंश का महानतम शासक था। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, तो दोस्तों किसका संरक्षण प्राप्त था। ये दोस्तों पुलकेशिन सेकंड का। ठीक है। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, दोस्तों उनको कैसा संरक्षण प्राप्त था। ये पुलकेशिन सेकंड की संरक्षण प्राप्त था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक जो है ये पुलकेशिन सेकंड था। ठीक है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था। जो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, आगे किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य को एक प्रांत बनाया था। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर एक साम्राज्य का निर्माण किया दोस्तों। ये राजराज जो है प्रथम ने, किसने, राजराज प्रथम ने। ठीक है, आगे दोस्तों कि उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। ये चोल के। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण कराया। तो राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, आगे दोस्तों मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ है। तो मंदिर का सबसे लंबा गलियारा जो है ये रामेश्वरम में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके संरक्षण से किया गया था। तो एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए मंदिर दोस्तों ये राष्ट्रकूटों के निर्माण में राष्ट्रकूटों के संरक्षण से ये दोस्तों मंदिर काटकर बनाए गए थे। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।